नमस्ते। मेरे साथ आज फिर प्रोफेसर अभय दुबे साहब हैं। और अभय भाई, जितनी हम मुझे तो लगता है कि पिछले 5-10 वर्षों में जो भी बातचीत होती थी, जो भी लिखना पढ़ना होता था, उन सबको अगर एक तराजू में रख दें और जो अभी परसों जिस तरह का एक रहस्योद्घाटन कहिए या जो खुलासा हुआ, जिसमें ये स्पष्ट है कि इस देश के इलेक्शन कमीशन ने अपराध किया है, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। मेरे समझ में अब उस अपराधी के अपराध को छुपाने के लिए कौन कौन लोग लग गए हैं, ये देखने की बात है। अपराध तो हो चुका है और उस अपराध कोई मामूली अपराध नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वो हमारे देश के पूरे लोकतंत्र को ही कॉम्प्रोमाइज कर दे रहा है। फिर लोकतंत्र का कोई वो नहीं है। हम लोग पहले कभी कभी आपसी बातचीत में करते थे, देखो खराब होता जा रहा है, कोई कहता था कि नॉर्थ कोरिया बन रहा है, कोई कहता चल, अगर ये जैसा है और ये तो दस्तावेज के साथ है, अगर ये हो गया है और है ही हो ही गया, तो हमें ऐसा लगता है हम नॉर्थ कोरिया बन चुके हैं। मैं शुरुआती टिप्पणी इस पे, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कांग्रेस जीते बीजेपी जीते वो क्या जीते, लेकिन जो एक मुद्दा जो राहुल गांधी उठाए हैं और जो विथ कंक्लूसिव एविडेंस उठाए हैं, उस अपराध पे पहली टिप्पणी मैं आपकी ले लूं। देखिए, एक जैसा कि आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भारतीय लोकतंत्र में हजार कमियां थी, लेकिन एक कमी नहीं थी। वो थी कि यहाँ की चुनाव प्रणाली दूसरे तमाम लोकतंत्रों के मुकाबले बेहतर थी। आपको याद होगा, जिस वक्त अमेरिका में एक चुनाव हुआ था जिसमें बाद में बुश जूनियर को घोषित किया गया, उसमें गिनती इतनी खराब थी कि हम सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और मानते थे कि भारत की ये चुनाव प्रणाली है वो तो बहुत ही अच्छी है। भारत के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा इतनी थी कि दुनिया के दूसरे देशों में उसे नमूने का चुनाव संचालन करने के लिए बुलाया जाता था। लोग सीखते थे, मतलब उससे, भारत के चुनाव आयोग से। और शुरुआत से नहीं, लेकिन धीरे धीरे सेशन के आते आते और सेशन के बाद भी भारत के चुनाव आयोग की साख बहुत ज्यादा जमती चली गई थी। मुझे याद है कि आज से करीब 12-15 साल पहले एक सर्वेक्षण किया गया था कि वो कौन सी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिनकी साख जनता की निगाह में सबसे ज्यादा है। तो उसमें एक तो भारत की सशस्त्र सेनाओं का नाम आया था, सुप्रीम कोर्ट का नाम आया था, है? लेकिन सबसे ऊपर जिसका नाम आया था वो था चुनाव आयोग। आज अगर सर्वे कराया जाए तो चुनाव आयोग का नाम नीचे, ऐसा बात नहीं कि नीचे आएगा, चुनाव आयोग का नाम ही नहीं होगा उन संस्थाओं में जिन पर लोगों को किसी भी किस्म का भरोसा है। चुनाव आयोग इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है, इतना विवादास्पद हो चुका है। खुलकर टीवी पर हम सब लोग बोलते हैं कि ये लीचड़ और सरकार का प्यादा चुनाव आयोग है। हम लोग जाने कितने बार टीवी पे बोल चुके हैं और ये लाखों करोड़ों लोगों ने उस बात को सुना है। और उस बात का कभी भी आज तक हमारी इस बात का खंडन नहीं हुआ कि आप चुनाव आयोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी हमेशा से संदिग्ध रही है। हम लोग, कोई भी सरकार रही हो, मैं तो कहता हूं जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकार है, भारतीय जनता को सुशासन क्या होता है इसका स्वाद नहीं दे पाई। बहुत सारे घपले रहे हैं, बहुत अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई ब्यूरोक्रेसी की समस्या है, और भी कई बातें हैं। बड़ा देश है, एक जमाने में कुछ भी नहीं बनता था। बहरहाल बहरहाल, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोकतंत्र का चुनावी पक्ष था वो अच्छा था। अच्छा, लेकिन पिछले 10 साल से, और खास तौर से पिछले 6-7 साल से, ये चुनावी पक्ष पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और अभी तक हम सब लोग इसकी जो आलोचना करते थे वो नॉर्मेटिव ज्यादा होती थी, मतलब हम उसूलन बोलते थे कि ये गलत है, खराब है, इस तरह के। एम्पिरिकल नहीं, एम्पिरिकल हमारे पास एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म नहीं था जिसके आधार पे हम जम के पैर खड़े हो सकें। कुछ लोग जो काम कर रहे थे उन्होंने डेटा दिया था लोकसभा चुनाव के बाद में। इस एक डेटा मेरे पास भी है, बड़ा जबरदस्त डेटा है, क्या काम किया है। उसको कहा था कि 78 सीटें देश में बीजेपी ने गड़बड़ियों से जीती। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये डेटा आ गया था, और इस डेटा के आधार पर चुनाव आयोग को एक प्रतिवेदन भी दिया गया था। तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयोग थे, वो प्रतिवेदन चुनाव आयोग को भेजा गया था, वो भी मेरे पास है, जो इसमें साफ साफ लिखा है कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी की गई है। फिर हरियाणा चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव में भी ये सब बातें आई, और उन्हीं लोगों ने बहुत सारा काम किया, और नागरिक समाज के कुछ आंकड़ा विज्ञान पे महारत रखने वाले लोग हैं,
उनको मैंने पब्लिक इंडिया पे भी पेश किया और जहां जहां मैं बोलता लिखता हूं वहां भी पेश किया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिक्का बंद आलोचना नहीं आई थी जो कि अकाट्य हो, इस पे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकें। ये काम राहुल गांधी ने किया है, इसमें कोई शक नहीं। जाहिर है कि आप जब चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, उसका एक चावल उठा के देखते हैं, उसी से पता लग जाता है कि हांडी के चावलों की क्या स्थिति है। तो उन्होंने एक चावल चुना, वो बंगलोर सेंट्रल जो अर्बन सीट है उसका एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा। ये है असली ऑपरेशन महादेव जो राहुल गांधी ने किया है। ये लोग जिस ऑपरेशन महादेव की बात कहते हैं उसके ऊपर तो बहुत से सवाल हैं, ये है असली ऑपरेशन महादेव। तो वो जो उन्होंने एक चावल उठाया उन्होंने, राहुल गांधी ने, और उस चावल को उन्होंने, कांग्रेस का नया दफ्तर है इंदिरा भवन, उसके मंच पे उन्होंने पहली बार, उस मंच का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया। इससे पहले उस मंच का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अभी तक क्या होता था कि सब लोग, कांग्रेस के सब पूरा नेतृत्व तो बैठा रहता था, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसमें राहुल गांधी बैठे रहते थे। यहाँ केवल राहुल गांधी मंच पे थे, पीछे एक बड़ी बड़ी विशाल स्क्रीन थी और उसके ऊपर वो सिलसिलेवार डिजिटलाइज्ड प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो उन्होंने, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन ध्यान से देखा, उसके बाद उसका जो प्रिंट फॉर्म था, छपा हुआ रूप था, उस छपे हुए रूप को भी पढ़ा और भी मैंने उसमें दिमाग खपाया उसके अंदर। मुझे लगता है कि इससे असहमत हो ही नहीं जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता, और चुनाव आयोग ने आज तक इसका तथ्यात्मक रूप से कोई खंडन नहीं किया है। अमित शाह ने कोई खंडन नहीं किया है लफाजी करने के, लफाजी की बात नहीं कर रहा हूं, लफाजी तो बहुत सी हो रही है उसके खिलाफ, किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया है, क्योंकि ये अकाट्य है, इसको कंट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के सामने केवल एक ही रास्ता था जिसका उसने पालन नहीं किया, और रास्ता यह था कि वो तुरंत कहता कि हम इन सब बातों की जांच करेंगे अपने स्तर पर, क्योंकि हमारे ही दस्तावेजों से ये सारे आंकड़े लिए गए हैं। वो दस्तावेज क्या है? वो मुख्य तौर पर मतदाता सूचियां हैं और फॉर्म वगैरह होंगे। हमारे ही दस्तावेजों से ये आंकड़े लिए गए हैं, हमारे पास दस्तावेज हैं, हम इनके आधार पर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उनकी हम जांच करेंगे, और जो जो दोषी पाया गया उसको सजा दी जाएगी, और आगे से गारंटी की जाएगी कि दोबारा ऐसा घटित ना हो। अच्छा, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको एक सुविधा भी प्राप्त थी, क्योंकि जिस वक्त, जिस कालावधि का राहुल गांधी ने विश्लेषण किया है, उस वक्त तो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, तो उनके ऊपर कोई इल्जाम लगने की भी संभावना नहीं थी व्यक्तिगत रूप से। वही उस कालावधि में तो राजीव कुमार जी मौजूद थे, तो जो कुछ होगा वो जो ठीकरा फोड़ा जाता और फूटता वो राजीव कुमार के दरवाजे पे फूटता। लेकिन ऐसा करने की बजाय चुनाव आयोग ने धमकाना उचित समझा, और वो धमकाने लगा कि आप हलफनामा दीजिए, दस्तखत हलफनामा आया, झूठा हुआ तो आपको सजा होगी, हाई कोर्ट में हम जाएंगे, ये सब बातें बोलने लगा। अच्छा, जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं, उनके पास सब चीजें लिखित रूप से तैयार हैं। वो इनके सामने क्या हलफनामा देंगे? उनको तो चाहिए कि कोर्ट में हलफनामा दे दें, कोर्ट में एक रिट डालें कि ये सब हुआ है और हलफनामा दे दें। हलफनामा अपने आप ही ज्ञानेश कुमार जी के पास पहुंच जाएगा। तो ये इस वक्त राहुल गांधी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जी, मामला क्या है देखिए, अब तो, और जब हम राहुल गांधी ने जो स्पष्टीकरण किया है, इसके साथ में जब हम बिहार में जो एसआईआर चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, सघन पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूचियों का, जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान में कमाल ही हो रहा है। इस एसआईआर से पहले चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव जिताने की जुगाड़ वोटों को बढ़ाने के जरिए कर रहा था, और अब एसआईआर में वोटों को काटने के जरिए कर रहा है। मैं इन दोनों चीजों को एक और तरीके से आपस में जोड़ता हूं, क्योंकि इन लोगों को भनक लग गई थी कि राहुल गांधी ने क्या किया है, और राहुल गांधी कह भी रहे थे कि मेरे पास एटम बम है, हम फोड़ देंगे, तो समझ गए थे कि राहुल गांधी हमारा पर्दाफाश कर देंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत एसआईआर करनी शुरू कर दी। जो एसआईआर जितनी जल्दबाजी में शुरू की गई है, उसके पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। वो राहुल गांधी बार बार बयान देते थे, उसका चुनाव आयोग पर दबाव पड़ रहा था। अब
गोदी मीडिया लगातार कह रहा है कि भाई डुप्लीकेशन हटाने के लिए ही, इन सब चीजों के लिए तो एसआईआर की जा रही है। अच्छा, अभी कल बिहार में अमित शाह ने भाषण देते हुए चीख चीख कर ये कहा है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो पब्लिक में जो खड़े होते हैं भाजपा के समर्थक, वो हाथ उठा उठा के चिल्ला रहे हैं उस क्लिप में कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी जो 65 लाख लोग निकाले हैं पहले दौर के बाद में, जो कि बीएलओ और बीएलओ का दौर था, जो 65 लाख लोग निकाले गए हैं वोटर लिस्ट से, उसमें कितने हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए? 0। उसमें वो कैटेगरी ही नहीं है घुसपैठियों वाली। उसमें एक कैटेगरी वो है जिनका देहांत हो गया, एक कैटेगरी वो है जिनका नाम एक से ज्यादा बार आया है, एक कैटेगरी वो है जो कि अपने उस पर नहीं रहते हैं, अपने पते पे नहीं मिले, और एक कैटेगरी 1 लाख वोटरों की ऐसी है जो 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 जिनके बारे में चुनाव आयोग कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या करे। लेकिन चुनाव आयोग उन वोटरों को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की श्रेणी में नहीं डाल पाया। तो जो 65 लाख वोटर आपने निकाले हैं, अभी तक उनमें से एक भी बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिया वोटर आपको नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि सारा का सारा प्रपंच जो फैलाया जा रहा है घुसपैठियों के नाम पर, ये भी एक परले दर्जे का झूठा नैरेटिव है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर चला रहे हैं। जी, ये इन सब चीजों का एक एक करके पर्दाफाश होता जा रहा है। परिस्थिति देखिए बहुत विकट हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों की समझ में आ गया कि हमने वोटों को बढ़ाने के बावजूद न केवल हम चुनाव जीत नहीं पाए अपनी मर्जी के मुताबिक, बल्कि हमने बहुमत खो दिया। मतलब सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली इतने वोटों को बढ़ाने से। इसका मतलब आप सोचिए एंटी इनकम्बेंसी कितनी तगड़ी थी 2024 के चुनाव में। अगर ये सब नहीं करते तो मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें प्राप्त की हैं, इसमें आप आराम से 78 सीटें और घटा दीजिए, 78 सीटें और घटा दीजिए, उतनी सीटें भाजपा को मिलती। भाजपा आराम से 170-75 सीटों पे आ जाती। वो है भाजपा 170-75 180 सीटों का जो आंकड़ा है, वो 2024 के चुनाव में भाजपा की सही स्ट्रेंथ थी। मैं ये मानता हूं कि 170-80 सीटें किसी और पार्टी को नहीं मिलने की नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो 100 सीटें जीती हैं, इस हालत में कांग्रेस को कम से कम 25-30 सीटें ज्यादा मिलती और दूसरी पार्टियां भी और सीटें जीतती, और सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनती, गठजोड़ सरकार बनती। वो कमजोर होती कि मजबूत होती ये भविष्य तय करता, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। जी जी। इसीलिए जो आज जो सरकार मौजूद है, ये चुनाव आयोग की साठगांठ से प्रबंधित सरकार है, और ये सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। इससे कोई, हमने तो आज तक किसी भी मीडिया में किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि राहुल गांधी ने कोई गलत आंकड़ा दिया, राहुल गांधी का अमुक तर्क गलत था, राहुल गांधी ने अमुक बात मनगढ़ंत बोली, राहुल गांधी दिखा रहे हैं इसको साबित करें। दिक्कत की बात यह है कि सब कुछ साबित हो चुका है। जी जी। मैं अभी भाई एक दो चीजें और कर लूं। देखिए, 2 चीजें थी अभी तक जो हम लोग ट्रेडिशनली, भाई मैं 77 से तो मैं खुद पार्ट एंड पार्सल रहा हूं, वोटर को इफेक्ट करना, उसको लालच देना, रात में शराब बांटना, पैसा बांटना, धमकाना, ये सब था। बिहार जाते थे, मैं बिहार के भी बांका वाले इलेक्शन में रहा हूँ, जौहर साहब के, बक्सा लूट ले, जो बक्सा बोलते थे, बक्सा लूट लिया, उसको ये कर दिया, ये सब होता था। लास्ट मिनट पे बहुत कॉमन चीज थी कि जहां जहां जिसकी दादागिरी चलती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 35-40 साल, आप भी जानते हैं, लास्ट के 4 बजे आके फिर उसको छापने लगते थे, उनके बैलेट को, एक कुछ विशेष वो आ जाते थे, बेचारा क्या बोलेगा वहां जब, ये सब था। फिर आया वोटिंग मशीन, ईवीएम जो है वो है, फिर ये सब होता रहा। फिर एक बीजेपी ने समझाया कि लाभार्थी की वजह से होता है, कि लाभार्थी, फिर मीडिया का हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं, ना लाभार्थी, ना मीडिया, ना वोटिंग मशीन, ना कुछ, ये तो सीधे सीधे, और ये आपराधिक कार्य है। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, ये अपराध हुआ है इस देश के साथ। और जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, आपने अगर अपराध किया है तो आज नहीं तो कल उस अपराध की सजा तो मिलनी ही मिलनी है, ये क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या लोगों को फोरवार्न भी कर रहे हैं कि इसमें अब तुम मत इन्वॉल्व होना। ये राहुल गांधी की मैसेजिंग क्या है जो कह रहे हैं अपराधी को छोड़े? ये तो बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं, और जब तक ये सरकार रहेगी बीजेपी की, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी कहीं। अगर राहुल गांधी आज जाएं
और वो जिस आदित्य श्रीवास्तव और जिस कांग नाम के और जिन वो कौन सी महिला थी, शकुन रानी है, जिनके उन्होंने वहां पे उदाहरण दिए अपनी बात को साबित करने के लिए, इन लोगों के नाम अगर कोई एफआईआर करना चाहे तो मुझे शक है कि पुलिस उसको एफआईआर को दर्ज करेगी। मुझे तो लगता है कि एक बार कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि थाने में, दिल्ली की थाने में जाकर इन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करें, कि ये, ताकि पुलिस जाए, पता लगाए कि ये वोटर कौन है। अब बहुत सारे करस्पॉन्डेंट जा रहे हैं। वैसे इंडिया टुडे का एक संवाददाता गया, हाँ, बेंगलोर, एड्रेस पर गया, इसको राहुल गांधी ने बताया था, उस मकान नंबर पे जहां पे 80 वोटर रजिस्टर्ड थे, वहां से कुछ नहीं प्राप्त हुआ जी। तो अब ये सब पत्रकार लोग अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो और स्थापित होती चली जाएगी, और जो 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 जिन लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, उनके मन में डर बैठाना भी जरूरी है कि अगर वो इसी तरीके से भाजपा के कहने पर ही सब करते रहे तो एक दिन ये होगा कि वो सब नपेंगे, सबके खिलाफ जांचें होंगी, उनकी नौकरियां जाएंगी और वो जेल जाएंगे। जी जी जी। तो जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि वो छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखा जाएगा, रिटायर भी हो जाओगे तब भी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। जी, मैं एक चीज और समझ लूं, राहुल गांधी को जो भी कहें, मतलब जब वो हुए थे बहुत से लोगों को लगता था, और हमें बिल्कुल ठीक से याद है अभय जी, अभी 4-5 साल, 2-3 साल पहले तक भारत जोड़ो यात्रा, लोग कहते अरे भाई तो एक राहुल गांधी के ऑल्टरनेटिव होंगे। ये बहुत, जब आप समाज में बैठते थे तो ये बुद्धिजीवियों का होता था। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, भारत के स्वतंत्र उसमें इस तरह का लोगों से कनेक्ट नहीं किया था किसी ने इस लेवल का, इतना डीपली। जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं, और जो मुद्दे उठाते हैं वो लफाजी नहीं करते हैं, उसके ठोस वो होते हैं और वो बाद में जाके पता भी लगता है। कंटेंट वाइज संसद में जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, और ये जो कल उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया, अबे भाई ये आप भी समझते हैं, आपने जीवन भर ये काम किए इस तरह के, एक मुश्किल चीज को 15 मिनट के अंदर एक आम आदमी तक ये पहुंचा देना, ये भी एक स्किल की बात है। ये बहुत आसान चीज नहीं थी। नहीं, बहुत अच्छा था। देखिए, उनका संसद में जो भाषण था आधे घंटे का, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे दिया, एक तो वो लेक्चर मेरे ख्याल से पिछले 10-11 साल से संसद में कोई इतना अच्छा, इतना आधे घंटे में इतना बढ़िया वक्तव्य नहीं हुआ है। अच्छे कई लोगों ने वक्तव्य दिए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये वक्तव्य सबसे अच्छा था। और उसके बाद जो उन्होंने इंदिरा भवन में उस हॉल में बड़ी स्क्रीन के सामने जो प्रस्तुति की, वो प्रस्तुति भी बिल्कुल एकदम सब चीजें साफ कर देती है। मंच की आप देखिए, मेज के ऊपर लाखों पेज बंधे हुए रखे हुए हैं, वो सब उनको दिखा रहे हैं। मतलब आप वहां अगर कुछ लोग कुछ लोग असहमत होते तो पत्रकारों के सवालों में बात झलकती। क्यों आप राहुल गांधी के विरोध में या पक्ष में, आपको ये तो लगे, देखिए आप कांग्रेस के पक्ष में है, विरोध में अलग बात है। मैं नहीं मानता हूं भाजपा के सारे वोटर चाहते हैं कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती रहे। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि बहुत सारे हिंदुत्ववादी चाहते हैं कि बेईमानी से चुनाव जीता जाए। नहीं, मैं कुछ को छोड़ के जो बहुत ही विचारधारात्मक रूप से कट्टर होते हैं कि हर कीमत पे हमें ही जीतना चाहिए, बाकी सब लोग नहीं चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने जो किया है वो विपक्ष के समर्थन आधार के अंदर तो वो गूंज ही रहा होगा, वहां तो उसकी पूरी दुनिया हो ही नहीं होगी। जो सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी गठजोड़ के समर्थक हैं, उनके बीच में भी, उनके बहुत बड़े हिस्से के बीच में भी ये बात गई होगी। जी, जी। अब आप कल्पना कीजिए, मैं आपको एक कल्पना करता हूं, 100 वोटरों को आप मानिए, 100 वोटर कहीं खड़े हुए, उन्हें ये बात पता लग गई है, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, हमारे आपके कार्यक्रम के जरिए, किसी भी तरीके से बात पता लग गई है। अब वो 100 लोग सोच रहे हैं इस बारे में, तो उसमें हो सकता है कि 70-80 लोग ये सोचें कि कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है कि कोई ऐसी बेईमानी भी हो सकती है। इसलिए हम अपनी केवल इसके आधार पर अपनी वोटिंग प्राथमिकता नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर बाकी 20 लोगों ने सोच लिया कि नहीं, इसमें वोटिंग प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी, तो क्या होगा भाजपा का? भाजपा तो बहुत ही कम फासले से ही सत्ता में है जी। अगर उसके 100 वोटरों में से 20 वोटर इधर उधर हो गए, या तो उन्होंने वोट नहीं डाला या वोट भाजपा के खिलाफ दे दिया, खेल खत्म, पैसा हजम। जी, 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 ये 125-150 पे आ जाएंगे। जी, मैं अब भाई 2 चीजें एक साथ पूछ ले रहा हूं। एक तो मीडिया का उसके बाद भी जो रोल रहा है वो इतना शर्मनाक रहा है कि आपको उसका पार्ट होने में भी ये लगता है कि आप उसके पार्ट हैं। और वहां एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊं, सबसे पहला प्रश्न एएनआई ने पूछा, और एएनआई ने वही प्रश्न पूछा
जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये आपने एफिडेविट के अंदर कहेंगे, मतलब ये एएनआई उसी प्रश्न को कैसे पूछ रहा था, ये भी एक अपने में खोज का विषय है, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर अगर आरोप लग रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता उसमें आगे उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मतलब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी क्या एक दूसरे के पर्याय हैं? मैं दोनों चीजों पे, मीडिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप को बीजेपी को उसका बीजेपी को आने नहीं चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से अदानी के ऊपर आरोप लगते तो बीजेपी उसको डिफेंड करती थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हार गए, बीजेपी यहाँ पे उदास और परेशान थी। मैंने बीजेपी, एक कार्यक्रम था, डोनाल्ड ट्रंप वहां चुनाव हार गए, तो नूपुर शर्मा जो आजकल बीजेपी में हाशिए पे पड़ी हुई हैं, अदृश्य हैं, वो थी बीजेपी की तरफ से। तो वो मतलब ऐसा लग रहा था वो ट्रंप की हार को स्वीकार ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था नरेंद्र मोदी हार गए हो, भाजपा का कोई कैंडिडेट हार गया हो, ये हालत थी। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हारते हैं, भाजपा के लोग यहाँ पे उदास हो जाते हैं, उनका बचाव करते हैं। फिर अभी आपने बताया कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है, भाजपा वाले उसका बचाव कर रहे हैं। भाजपा को तो इस चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों कॉम्प्लिसिट यानी सह अपराधी नजर आते हैं, शरीके जुर्म जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ये लोग शरीके जुर्म हैं, ये स्थिति है इन लोगों की। इनको बचाव कर रहे हैं कि चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो उसको कहना वो करे। चुनाव आयोग विपक्ष के बीच में मामला चल रहा है, तो भाजपा क्यों उसमें पार्टी बन रही है? जी, जी। मैं एक और चीज, क्योंकि वो तो मैं दर्शकों को बता दूं अबे भाई कि कल कर्नाटक में फॉर्मली डीके के जो हलफनामा जो बार बार वो कह रही है वो सब दे के इलेक्शन कमीशन में एक फॉर्मली हलफनामे के रूप में वहां पे जमा कर दिया गया है। ये कल कार्रवाई बैंगलोर में हो गई है। लेकिन मैं तैयारी कर रखी थी इसकी। जी 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 जी। और मैं लेकिन एक एएनआई को पता था, वो तो एएनआई के संवाददाता तो सरकारी प्यादा होता है, तो वो तो तय करके उससे कहा गया होगा कि जब आप सवाल पूछे तो यही पूछे, तो उसने वो सवाल पूछा जो बाद में चुनाव आयोग ने भी बात कही, तो कांग्रेस ने भी पहले से इसका पूर्वानुमान लगा लिया होगा, तो वो तो सारी तैयारियां किए हुए थे। और मैं लास्ट में उसको, क्योंकि उसी से हम कंक्लूड करेंगे, तो वो प्रश्न मैं अंतिम प्रश्न रख रहा हूं 1 मिनट का, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज, ये जो ट्रंप वाला मामला हो गया है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही जिसको कहते हैं खराब भाषा यूज कर रहा हूं, रायता बहुत फैल गया है और भारत इसमें बहुत ही रिसीविंग एंड पे है। ना इधर जाएं उधर जाएं, पुतिन से बात कर रहे हैं, पुतिन से ज्यादा बात कर लेंगे तो ट्रंप गुस्सा हो जाएगा, उससे करेंगे, भागे भागे चीन भी चले जा रहे हैं। ये कुछ अजीब अनिश्चितता की स्थिति है और मुझे लगता है कि इट इज हाई टाइम कि मोदी जी को देश को कॉन्फिडेंस पे लेके बताना चाहिए, भाई ये दिक्कतें हैं, हम ऐसे मेरा तो मानना यह है कि मोदी जी अपनी सत्ता को पिछले 11 साल में सर्वाधिक अस्थिर पा रहे हैं। देखिए उन्होंने दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो MS स्वामीनाथन जन्म शताब्दी के लिए की आधार पर हो रही थी, हरित क्रांति के पितामह हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उसमें मोदी जी ने जो कहा, उसका जो दूसरा वाक्य, पहला वाक्य तो यह है कि मैं देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। दूसरा वाक्य यह है कि भले मैं जानता हूं कि मुझे इससे बहुत भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई ये व्यक्तिगत कीमत कौन सी है? क्या मोदी जी का कोई कुर्ता फाड़ देगा, या मोदी जी की तनख्वाह रोक दी जाएगी, या उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, उनका जो पीएफ और पेंशन ब्लॉक कर दी जाएगी, या उनकी कोई जमीन छीन लेगा या घर छीन लेगा, या उनके घर में डकैती पड़ जाएगी, उनकी जो विदेशी सामान है, चमकदार जो लकटकिया कोट है, उनकी जो रेंज रोवर कार है, ये सब डकैत लेके चंपत हो जाएंगे। ये सब तो नहीं होगा ना। वो तो लोक कल्याण मार्ग पर रहते हैं, जहां पूरी फौज सब सुरक्षा की हुई है उनकी, और वो डीएम के सांसद की तरह बाहर सुबह टहलने भी नहीं निकलते, उनके गले की कोई चैन खींच ले जाए। उनको टहलने के लिए भी उनके बंगले के पीछे एक बहुत बढ़िया किस्म का वो बना दिया गया है। तो मोदी जी का कोई ये नुकसान तो हो ही नहीं सकते। मोदी जी को केवल एक ही नुकसान हो सकता है कि उनकी सत्ता चली जाएगी। और मोदी जी ने ये बात कही है, इसको एक बार मैं फिर से व्याख्या करता हूं उसकी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनकी पार्टी को नुकसान होगा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि एनडीए को नुकसान होगा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नुकसान होगा, उन्होंने कहा है व्यक्तिगत रूप से मुझे नुकसान होगा। यानी सत्ता बीजेपी की बनी रहेगी, एनडीए की सत्ता बनी रहेगी, संघ की सत्ता बनी रहेगी। सत्ता अगर किसी की जाएगी तो केवल नरेंद्र मोदी की जाएगी। कैसे जाएगी? मोदी जी को यह भी पता है कि कौन उसकी सत्ता छीनेगा। मैं वो भी आपको बता देता हूं।
जी जी जी। मेरा अपना आकलन यह है कि देश में 3 तरह की ताकतें जो होती हैं वो हमारी स्थायी शासक हैं। वही तय करती हैं कि मनमोहन सिंह को हटाना है, उनकी जगह किसी और को लाना है तो मोदी जी को लाना है। और वो तीनों तरह की ताकतें अमेरिका परस्त हैं, परले दर्जे की अमेरिका परस्त ताकतें हैं। अमेरिकन शक्तियां उनके कान में फुसफुसाती हैं। अमेरिका का हिंदुस्तान में इतना, अगर व्हाइट हाउस जिस बात पे फोन कर देता है तो वो वहां पे वो आदमी, राज्यपाल, अफसर सब हटा दिया जाता है, अखबारों के संपादक बदल जाते हैं व्हाइट हाउस की नाराजगी से। हिंदुस्तान में ये स्थिति है, अभी की नहीं, ऐसा हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से चल रही, तो केवल मोदी जी की सरकार नहीं, सब सरकारें ऐसी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो हिंदुस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी, टॉप ब्यूरोक्रेसी, हिंदुस्तान की कारपोरेट पूंजी और हिंदुस्तान के 2 या 3% अल्ट्रा रिच लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, वो लोग जो जिन्हें हाई वर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है, वो लोग तय करते हैं कि हिंदुस्तान पे कौन शासन करेगा, कैसी अर्थव्यवस्था होगी, फायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। बाकी और कोई नहीं करता है। हम सब लोग तो बिल्कुल आलसो रहन है या प्यादे पौन है, मतलब पूरे गेम में ज्यादा हम लोगों की औकात नहीं है कोई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस दिन इन लोगों ने तय कर लिया, अभी इनमें आज की तारीख तक मैं समझता हूं इनमें कंसेंसस है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए। ये वो कंसेंसस ही इनको प्रधानमंत्री बनाए हुए जी। इसीलिए ये सवाल नहीं उठता कि भाई आप एनडीए की संसदीय दल की बैठक बुलाते हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई आपने आज तक। जी। अब भाई मैं बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, इसलिए कि जो भी मामला उठा है इसको मैं दो देखता। एक तो ये विपक्ष पक्ष ये उससे ऊपर निकल गया है, ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और ये उससे ऊपर हो गया, ये कांग्रेस का मामला नहीं रह गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब कहा है कि अब ये तो आपका है और ये बॉल इज इन आवर कोर्ट, मतलब एज अ नागरिक हमारे कोर्ट में। एक दूसरा मुझे कहीं कहीं एक ये भी लगता है कि दुनिया का लोकतंत्र जो है वो इससे प्रभावित होगा। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं रोक पाया ये देश, तो दुनिया का लोकतंत्र पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहता हूं। नहीं, भारत का लोकतंत्र सारी दुनिया में जिस बात के लिए जाना जाता था वो खूबी भारत के लोकतंत्र में नहीं रह जाएगी। सारी दुनिया में भारत का लोकतंत्र बदनाम होगा और आपके लोकतंत्र को बांग्लादेश में शेख हसीना छाप जो लोकतंत्र वहां पे था वैसा लोकतंत्र हो जाएगा। शेख हसीना भी इसी प्रकार का चुनाव चला रही थी। बांग्लादेश छोटा देश है, वहां पे ज्यादा भोंडे और भद्दे तरीके से ये काम हो रहा था, यहाँ पे इतना भोंडे और भद्दे तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, जैसा राहुल गांधी ने कहा अभी, भाई एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों में तो नेचुरल कंपटीशन चल रहा है। एक में आपने गड़बड़ी कर ली और वहां पे आप लाख वोटों से आगे निकल गए और 5-5, 10-10 हजार वोटों से 4 निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए, फिर भी आप चुनाव 50,000 वोट से जीत जाओगे, आपका सांसद बन जाएगा, आप सीट चुरा लोगे। यही तो हो रहा है। सेशन के उभार से पहले जो मतपत्रों, कागज के मतपत्रों वाला लोकतंत्र था, उसमें भी कई जगह ऐसा ही होता था। एक निर्वाचन क्षेत्र में चार निर्वाचन क्षेत्रों में हार जाता था कैंडिडेट और एक में तगड़ी बढ़त पाके वो चुनाव जीत जाता था। तब भी ये होता था। वो चीज अब इसमें डिजिटल फॉर्म में हो रही है पूरी की पूरी चीज। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं अबे भाई कि जो बीजेपी ने लोगों को एक अजीब नशा करा रखा था, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वो नशा अब उतरने लगा था। ये साफ दिख रहा था, अयोध्या का वर्डिक्ट उसका हुआ है। अब उसको ये लगा कि नशे की जगह इलेक्शन कमीशन के थ्रू एक ऐसा काम कर दो ये पंगु ही हो जाए, ये इसका अंग ही काम करना बंद हो जाए, कुछ उस तरह की कार्रवाई है। मुझे लगता है कि हम लोगों को लगातार इस मुद्दे पे जितने हो सके, जितने जोर से हो सके, जितनी जगह हो सके, इसको बात करते रहना है, क्योंकि ये सवाल हमारे आपका सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद अबे भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।